everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to talk about PhD Research Supervisor. Now, who is this person? What is the importance of him or her in our PhD degree? Let's discuss about it. Our degree of PhD is done under the supervision of this particular expert or the person who is expert in that particular field, right? So, whom we commonly refer to as guide. अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आपके रिसर्च गाइड कौन है ना? ये एक कॉमन सवाल है जो आपसे किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ होम पीपल स्टार्ट मेकिंग परसेप्शंस कि अच्छा उनके अंडर काम कर रहा है, ओके ऐसा काम करवाया जा रहा होगा, या अगर वैसा काम कर रहा है, अगर उनके अंडर कर रहा है तो कौन से स्पेसिफिक फील्ड में कर रहा होगा, या कौन सा स्पेसिफिक कोर एरिया है जिसमें ये काम कर रहा है. वो लोग आपके बोलने से ही या उस व्यक्ति का नाम लेने से ही दे स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स. ठीक है, तो कैसे डिसाइड करें और कैसे चूज करें एक पीएचडी रिसर्च गाइड? लेट्स डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स. First thing first, like we discussed in the previous video, we discussed about the interview questions that are asked in our interview of PhD. Then we discussed that we are going to go through all the institutes when we are making a choice कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमें चूज करना है. उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को की हमने रैंकिंग भी देखनी है, NIRF रैंकिंग देखनी है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है. फिर हमने फर्दर अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखा जिसमें हमने फैकल्टीज में ये देखा कि उनके स्पेसिफिक या कोर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है. जब हमने उन फैकल्टीज की लिस्ट बना ली, उनके कोर एरियाज देख लिए, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट एरिया कौन से फैकल्टी के साथ अलाइन कर रहा है. जब ये क्लियर हो जाता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप कौन से पर्टिकुलर सुपरवाइजर के अंडर काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है. अक्सर आपने सुना है कि लोग कंप्लेन करते रहते हैं अपने गाइड के बारे में कि मेरा गाइड अच्छा नहीं है, मुझे काम नहीं करवा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. तो वो सारे फैक्टर्स क्यों होते हैं? द रीजन इज सिंपल, दैट यू एंड योर गाइड्स इंटरेस्ट आर नॉट अलाइनिंग. आपका जो लाइन ऑफ थॉट है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. हो सकता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है आप उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हो, और जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे वो वहां पे नहीं जा पा रहे हैं. तो इसलिए जरूरी है कि आप ये इनिशियली स्टेप सोचें, बाद में वो किसी चीज की सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और परेशान हो जाएंगे. इससे बेहतर है कि जब आप एडमिशन लेते हैं पीएचडी डिग्री में, तभी आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दें कि आप कैसे चूज करेंगे एक पीएचडी रिसर्च सुपरवाइजर को. और जब आप रिकमेंडेशन लेटर के लिए जाते हैं या आप उनसे जब बात भी करते हैं कि आप उनके अंडर काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है. बहुत जरूरी है, लाइक आई सेड अ मोमेंट बिफोर, कि यू नीड टू गो थ्रू द इंस्टीट्यूशंस एंड देन व्हेन द इंस्टीट्यूट इज डिसाइडेड, अंडर दैट यू हैव सीन योर डिपार्टमेंट एंड यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर स्पेशलाइजेशंस ऑफ द फैकल्टीज. नाउ यू आर मेकिंग अ चॉइस कि कौन से पर्टिकुलर फैकल्टीज हैं जिनके अंडर आप काम कर पाएंगे. ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक एरियाज उनके देख लिए. सपोज कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 5 to 6 फैकल्टीज हैं, से 4 फैकल्टीज हैं जो ऑफर कर रहे हैं पीएचडी, उनके अंडर सीट्स अवेलेबल हैं. अब आपने स्पेसिफिक एरिया देख लिया. सपोज कि आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं. अब आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो सुपरवाइजर हैं वो ऑफर कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन, या उन्होंने ऑलरेडी काम करा हुआ है रेडियो में. ठीक है, तो उनकी स्पेसिफिक एरिया है रेडियो से रिलेटेड, उनकी बहुत सारी स्टडीज देखेंगे या रिसर्च पेपर्स आप देखेंगे. सेकेंड वन जो होंगे वो टेलीविजन के हैं. थर्ड लेट्स से कि वो डिजिटल मीडिया के हैं. फोर्थ लेट्स से वो हेल्थ कम्युनिकेशन के हैं. अब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि मैं टीवी में करूं कि डिजिटल मीडिया में करूं. तो वो जो 2 चॉइसेस हैं, अब वो 2 सुपरवाइजर्स जो हैं, जो आपने देखा, या आपने जो वो 2 फैकल्टीज हैं उनका आपने गो थ्रू करना है. पूरा स्कैन करोगे आप कि उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उन्होंने ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो रिसर्च में. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं सारे टीचर्स का रिज्यूमे ऑलरेडी अवेलेबल होता है. वहां पे आप जा सकते हो, उनके अचीवमेंट देख सकते हो, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड कि आप कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना चाहते हैं या क्या चीज में आप खुद की स्पेशलाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं. एक बहुत इजी तरीका होता है कि सपोज हमने मास्टर्स में जो स्पेशलाइजेशन करी है उसी को फर्दर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी पीएचडी डिग्री में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इजी हो जाएगा. सपोज आपने न्यू मीडिया कम्युनिकेशन में मास्टर्स करा है, तो आप डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ गए, आपने सोशल मीडिया में रिसर्च करना चाह रहे हो. अकॉर्डिंग टू दैट आपने एक गाइड या सुपरवाइजर चूज कर लिया जिस व्यक्ति ने बहुत सारा काम करा था या ऑलरेडी डिजिटल मीडिया में ही काम कर रहा है. ठीक है, वो एक इजी तरीका हो गया. आप रिसर्च स्कॉलर पर जा सकते हैं. आपके रिसर्च सुपरवाइजर्स या जो भी फैकल्टीज हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं जो काम कर रहे हैं, या जो लोग हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एज अ प्रोफेसर, और say they are working as associate professors,
या असिस्टेंट प्रोफेसर, सबकी अपनी अपनी प्रोफाइल आप देखते हो। एज अ रिसर्च स्कॉलर भी आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हो रिसर्च स्कॉलर पर, तो उस तरीके से आप वहां पर जाके उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देख सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हो कि आजकल ऑर्किड आईडी होती है, जिसके थ्रू आप वहां पे सारा आपका स्कोपस से डाटा अलाइन कर जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ आपका डाटा रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, कितने रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश करे हैं, कितने इम्पैक्ट फैक्टर वाले अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स में आपने पब्लिकेशंस हैं आपकी कि नहीं, स्कोपस एनलिस्टेड जर्नल्स में आपकी पब्लिकेशंस आ रही हैं कि नहीं, या यूजीसी के एनलिस्टेड जर्नल्स में अगर पब्लिकेशंस हैं तो कैसी हैं। जो भी कंट्रीब्यूशन है, किसी ने बुक्स लिखी हैं तो वो भी उसमें मेंशन होती हैं, कोई आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करे हैं तो वो भी उसमें मेंशन होते हैं। आप सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत इजीली आप लोग देख सकते हो, आप प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ विच आप बहुत इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की किस किस तरीके की पब्लिकेशंस हैं वो, और वो कौन से एक्सपर्ट एरिया में काम कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चूज करना। ठीक है, तो जरूरी है कि आप वो सारी प्रोफाइल विजिट करें, आप उनका रिसर्च बैकग्राउंड देखें, और आप उनका स्पेसिफिक एरिया देखें जिसमें वो रिसर्च पे काम कर रहे हैं। की पॉइंट्स के साथ जाएं और उनसे डिस्कस करें। अगर आपको पर्सनली टाइम मिल पा रहा है, बहुत अच्छा, नहीं मिल पा रहा है, आप मेल आईडी आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप मेल लिखें और आप उसमें ये जाहिर करें, रिक्वेस्ट करें कि यू वांट टू वर्क अंडर हिम और हर, और फिर आप कैसे कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं, वो चीजें जस्टिफाई करें ताकि उन्हें दिख सके कि आप कितने इंटरेस्टेड हो आप टॉपिक में काम करने के लिए। और अगर आपका जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है या लाइन ऑफ थॉट है वो अगर अलाइन करेगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए चीजें करना, और ऑल्सो वो भी इंटरेस्टेड होंगे आपको अपने अंडर काम देने में। ठीक है, तो ये आपके एक रिसर्च सुपरवाइजर के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि उन्हें सही कैंडिडेट मिले। तो ये वाइस वर्सा चीजें चलती हैं। ठीक है, दोनों तरफ से होती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि हम एज अ रिसर्च स्कॉलर, बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हम क्या करते हैं, चीजें बोलने लग जाते हैं कि नहीं हमारा गाइड नहीं कर रहा, वो मदद नहीं कर रहा हमारी, है ना, चीजें बोलने लग जाते हैं हम। तो वो ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन इस प्रोसेस ही ऐसा है क्योंकि ये टाइम मांगता है, इसमें पेशेंस चाहिए होती है। बट इसी दौरान हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वी लर्न हाउ टू बी पेशेंट, वी लर्न हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत चीजों को हम सीखते भी हैं इस प्रोसेस में, इस जर्नी के दौरान। एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दैट मेनली कि जब हम रिसर्च गाइड की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि हमारी उनसे अच्छी कम्युनिकेशन हो रही हो। आप लोग ये भी नोटिस करेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी चॉइस इस तरीके से करते हैं कि कैसा रिसर्च सुपरवाइजर है, या कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी है जिसके अंडर उन्होंने मास्टर्स करी है, या जिनका उन्होंने नाम सुना है, या हो सकता है उन्होंने उनके सेशंस लगाए हों या कोई गेस्ट लेक्चर्स लगाए हों, तो उसके बेसिस पे ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम उनके अंडर काम करना चाहते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं या अपना एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रपोजल बिल्ड करते हैं ताकि वो उनके अंडर काम कर सके। ठीक है, तो वो दोनों साइड से चलती हैं चीजें। आपके रिसर्च सुपरवाइजर को भी एक अच्छे कैंडिडेट की जरूरत होती है, और एज अ कैंडिडेट आपको भी एक अच्छे रिसर्च सुपरवाइजर की जरूरत होती है। अदर थिंग रिलेटेड टू योर पीएचडी रिसर्च सुपरवाइजर इज दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टॉक टू द ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स अंडर हिम। उसके लिए क्या करना होगा, सपोज कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जहां पे आप किसी को नहीं जानते, तो जब आप प्रोफाइल देख रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन की, तो आप उसमें उनके रिसर्च पेपर्स पे जाओगे और उसमें देखोगे कि कौन कौन से रिसर्च स्कॉलर्स ने काम करा है। जब हम रिसर्च पेपर देखते हैं तो रिसर्च पेपर में आपके गाइड का नाम होता है, उसके साथ उसके टीम का नाम होता है, जिसमें अक्सर ही उसके कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखा होता है, या साथ में कोलैबोरेटिव काम हो रहा है तो कुछ प्रोफेसर्स के नाम होते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो कोई आपका सीनियर स्कॉलर आपको जरूर मिल जाएगा जिसको आप कांटेक्ट करें। आप उसके रिसर्च स्कॉलर वाली उस पे ही जा सकते हो, मेनली वहीं पे फॉलो कर सकते हो उसको स्कॉलर वाली प्रोफाइल पे, और फिर उसको मेल भी आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगी, मेल कर सकते हैं या उसको सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। आप उससे इजीली बात करें। जब आप बात करेंगे पर्सन टू पर्सन, यानी कि एज अ कैंडिडेट वाला पर्सपेक्टिव भी आपको समझ आएगा कि उनके साथ काम करना आपके लिए कितना आसान रहेगा, कितना नहीं। ठीक है, आप और चीजों के बारे में भी जान पाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव हमेशा अलग होता है इन कंपैरिजन टू टीचर्स पर्सपेक्टिव, है ना, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। कि अगर आप अपने टीचर के पास जाके पूछेंगे कि वो टीचर कैसे हैं, उनके अंडर मैं काम करना चाह रही हूँ, वो उस यूनिवर्सिटी में है, आप उन्हें जानते हैं, तो आप बताइए वो कैसे हों, वो एक अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे। बट जो उनके अंडर स्टूडेंट काम कर रहा होगा वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव बताएगा। तो आपको स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव समझ आएगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपके किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि आप इजीली फेस कर पाएंगे कि नहीं, या आप हो सकता है बहुत अच्छे से लाइन कर जाएं। तो वो सारी चीजें जानने के लिए जरूरी है कि आप सीनियर से बात करें। ठीक है, जो ऑलरेडी वहां के स्कॉलर्स हैं, जो एक पर्टिकुलर जो गाइड
गाइड आप बनाना चाह रहे हो, उनके अंडर ही काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए चीजों को समझना। और बच्चों की पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हो जाता है, जब अपने सीनियर से बात करते हैं ना, तो हमें ये भी समझ आता है कि हम किस तरीके से काम करेंगे। वो क्योंकि वो एक जर्नी से गुजर चुके होते हैं, जहां पे हम एंटर करने वाले हैं वो उस प्रोसेस से निकल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सीनियर स्कॉलर होगा जो कि अपने से फाइनल ईयर में होगा, उसका वो अगर हम उसे कंपेयर करते हैं एक उस स्कॉलर से जो अभी जस्ट एंट्री ले रहा है, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। उसने पूरा जर्नी कवर कर लिया, वो बिल्कुल एंडिंग की तरफ है, और वहां पे वो दूसरा शुरुआत कर रहा है। तो जो एंडिंग की तरफ जा रहा है उससे आपको जरूर सीखने को मिलेगा, तो जरूर उनसे कम्युनिकेट करें। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी मदद कर सकता है सही रिसर्च गाइड चुनने में। और अगेन मैं यही बोलूंगी कि सही गलत कुछ नहीं होता, कोई भी रिसर्च गाइड सही या गलत नहीं हो सकता है, हम पर डिपेंड करता है, एंटायरली रिसर्च कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। आप कैसा काम करना चाहते हैं, आप किस तरीके का रिसर्च करना चाह रहे हैं, कौन सी फील्ड में करने चाह रहे हैं, क्या अलाइंड है आप अपने रिसर्च गाइड के साथ, या जो भी आप फैकल्टी चूज कर रहे हैं उनके साथ अगर अलाइनमेंट हो रही है तो वेल एंड गुड, यू विल वर्क टुगेदर अच्छे तरीके से, सब चीजें स्मूथली चलेंगी। बट जहां पे आपका अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो वहां पे दिक्कतें जरूर आएंगी। ठीक है, तो वो चीजें पहले ही एनालाइज करते हुए चलें, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ काम करें, ताकि आपको प्रॉज एंड कॉन्स पहले ही समझ आ जाए, जिसके बेसिस में आपको चॉइस करना सही रहे। ठीक है, आपने बहुत सारे सिटकॉम्स देखे होंगे या करंटली आप बहुत सारे मीम्स ऐसे देखते होंगे जहां पे आपने ये देखा होगा कि जो रिसर्च गाइड है और कैंडिडेट उनके मीम्स बनाए होते हैं, और उसमें ये दिखाया गया होता है कि जो रिसर्च गाइड है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने रिसर्च कैंडिडेट को, अपने घर के काम करवा रहा है, अपने बच्चे के होमवर्क करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिटकॉम्स भी होते थे प्रीवियसली, बहुत सारे सिटकॉम्स चले थे और बहुत पॉपुलर सिटकॉम्स हैं जिसमें इस तरीके की कॉमेडी दिखाई गई है। बट द थिंग इज कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, और आजकल के सिनेरियो में ऐसी चीजें नहीं होती है, बहुत रेयरली आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बट मोस्टली इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा कल्चर है ही नहीं। इवन इन योर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो पीपल आर वर्किंग वेरी डेडिकेटेडली फॉर देयर फॉर द रिसर्च, और अगर ऐसे सिनेरियोज आ भी रहे हैं तो वो हाईलाइट हो जाते हैं और बच्चे कंप्लेन कर सकते हैं चीजों के बारे में, तो उस तरीके के सिनेरियोज भी हैं। ठीक है, तो आपको बोलने की हिम्मत की बात है कि आप बोले, उस चीज को फेस ना करते रहे, है ना, दबके ना रह जाएं, वैसी चीजें भी हो रही हैं। तो दोनों चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं होना होता है। आपको जिस तरीके से जिस काम के लिए आप गए हैं उसी काम पर फोकस रहें, रिसर्च के लिए गए हैं रिसर्च करें, चीजों को सीखें, और लर्निंग ही आपका मेन फोकस है। और बहुत जरूरी है कि आप और आपकी सुपरवाइजर से किस तरीके की बॉन्डिंग है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम मास्टर्स कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये टीचर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है, डॉक्टरेट है ना, प्रोफेसर से ही पढ़ रहे होते हैं हम मास्टर्स में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब पीएचडी डिग्री करेंगे हम इनके अंडर करेंगे, तो वो भी एक अच्छी चॉइस होती है। आप उसके तरीके से उनसे पहले अंडर आप उनके अंडर काम कर चुके होते हैं, वो भी आपको जानते हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, तो उस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं अपने रिज्यूमे और स्ट्रांगली उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक उनका जो की एरिया है उस पर काम करके आप चीजों को सीख सकते हैं, उनके सामने प्रपोजल रख सकते हैं कि मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, और अकॉर्डिंगली आप फिर साथ में अलाइन हो सकते हैं और उनके अंडर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इस तरीके से आप चीजों को आसान कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर ध्यान दें जब भी आप एक रिसर्च सुपरवाइजर चूज कर रहे हैं। एक और चीज जो है जो रिसर्च सुपरवाइजर से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि जब आपने चूज कर ली चीजें, ठीक है, जब डिसाइड हो गया, सपोज कि सुपरवाइजर ने भी आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दिया या अलाउ कर दिया कि वो भी चाहता है कि आप ही उसके अंडर काम करें, सब कुछ स्मूथली हो रहा है, आपको मिल गया जो अलॉटेड गाइड है, नाउ यू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ पीएचडी बहुत सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने जब स्टार्टिंग में इनिशियली एक गाइड चुन लिया है तो अब आपकी स्मूथली चीजें चलेंगी। बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, आपकी थॉट्स अलग अलग एरियाज में जा रही होंगी, बहुत प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट भी आएगा, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, तो आपको उन चीजों में चीजों को सीखना है, डील करना आपको आना चाहिए। तो इसलिए जरूरी होता है कि हम गाइड से हर दिन मिले, टाइम दें, अगर हर दिन नहीं मिल पा रहे हैं टाइम मांगे, और वीकली मिले, रिपोर्ट्स दिखाएं, जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है उसको टाइमली दिखाते रहें, तो उससे उनका भी ट्रस्ट हम पे बिल्ड होगा और हमारा भी ट्रस्ट उनमें रहेगा या फेथ हमारा बना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम चीजों को डेडलाइंस के साथ मीट करते रहें, फीडबैक लेते रहें रेगुलरली ऑन द रेगुलर बेसिस। उससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोसेस है वो स्मूथ जाएगी, प्रोसेस ऑफ आवर पीएचडी जर्नी विल गो स्मूथली।
अगर हम चीजों को प्रॉपर डेडलाइंस के साथ करते रहें और चीजों को खींचे नहीं, कंप्लेनिंग ओवर कंप्लेनिंग मोड में ना जाएं। कंप्लेन करें, जरूर करें, अपने गाइड से ही शेयर करें। इनफैक्ट मुझे लगता है जो आपको चैलेंजेस आते हैं, मेंटली भी बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, फिजिकली भी आपकी हेल्थ सपोज ठीक नहीं है, आप कन्वे करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने तक रखें और बिल्कुल डरे सहमे रहें कि आई डोंट नो कैसी चीजें होंगी, अब ये हो जाएगा, लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। उन चीजों को हाइड ना करें, शो करें, बात करें। जितनी ज्यादा बातचीत रहेगी आपकी, उतनी ही चीजों को आपको अच्छे से करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज बात की है हमने। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहे होंगे और आपने जरूर कुछ सीखा होगा। कुछ भी चीज है, कोई क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।